हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस एकेडमी। आज हम आपको कराने वाले हैं एसएससी एमटीए 2024 का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल पुस्तक का लेखक है? इनमें से इस पुस्तक का लेखक कौन है? विक्रम चंद्र, शशि थरूर, आर के नारायण या फिर रस्किन बॉन्ड? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम चंद्र। विक्रम चंद्र के द्वारा लिखी हुई है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें के नाम जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है बाय आई एम हिंदू। इसके अलावा है अंबेडकर ए लाइफ और है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। ये तीन पुस्तकें नई पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आई हुई है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है द बैचलर ऑफ आर्ट और रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। इसके अलावा इट्स ए वंडरफुल लाइफ और है द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, ये कुछ इन पुस्तकों के नाम है और इनके लेखकों के नाम है, आपको याद रखने एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉबर्ट हुक ने कोश का शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोश का शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ये आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोश का शब्द 1665 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए भैया रॉबर्ट हुक ने कौन से कोशिका की खोज की थी। देखिए, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। और रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने अपना कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन किस में किया था? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया था। ये किसकी पुस्तक है? ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में इन्होंने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो क्या आप बता सकते हैं भैया जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। और कोशिका संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्लाइडेन एवं श्वान ने। किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कहा कि शरीर कोशिका से बना है और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, आपको याद रखना होगा। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नर्तक पद्म सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम किसके महान प्रतिपादक हैं? इनमें से ये आपके शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, आपको बताने हैं इनमें से किसके ये महान प्रतिपादक हैं। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम के महान प्रतिपादक हैं। इसके अलावा हम भरतनाट्यम के कुछ और नर्तक देखेंगे जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से इसे देखेंगे? देखिए, ये है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, तीन तीन करके याद रखेंगे कौन कौन, यामिनी, सोनल और रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम और पद्मिनी प्रियदर्शनी और एक लास्ट में होती अलरमेल वल्ली। तो ये भरतनाट्यम के कुछ नर्तक हैं, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कथक के देखेंगे तो कथक में आते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शोभना नारायण। कौन कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण। इसके अलावा है फिर नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, कुमकुमधर और उमा शर्मा। ये कथक के कुछ नर्तक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आते हैं ओडिसी पे और मोहिनीअट्टम पर। ठीक है, ओडिसी के देखेंगे और मोहिनीअट्टम को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं ओडिसी की तरफ। ओडिसी के कुछ नर्तक है सोनल मानसिंह, हरे कृष्ण बेहरा, संयुक्ता पनिग्राही, केलुचरण महापात्र और सुजाता महापात्र। इसके अलावा है मीनाती मिश्रा और माधवी मुदगल। कौन कौन? मीनाती मिश्रा और माधवी मुदगल। ठीक है, याद रखेंगे, ये ओडिसी के कुछ नर्तक हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मोहिनीअट्टम को। तो मोहिनीअट्टम के कुछ कलाकार हैं, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम छेमबती, भारती शिवाजी। कौन कौन? कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम छेमबती, भारती शिवाजी। फिर आते हैं हेमा मालिनी, डॉक्टर सुनंदा नायर, स्मिता राजन और राधा दत्ता। ये मोहिनीअट्टम के कुछ नर्तक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा किसको जीआई टैग दिया गया है? इनमें से रेशम की बुनाई और लकड़ी पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और कांस्य मूर्ति बनाना, या फिर मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग, या ऑप्शन डी हो जाता है टोकरी बुनाई और नाव बनाना।
देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे ये माजुली द्वीप का है। और आपको बता दूं माजुली द्वीप जो है भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकार राय देने का प्रावधान है। देखिए राष्ट्रपति को सलाहकार राय देने का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 143 में है। ये तो इसका सही जवाब नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 चेक करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता वाला न्यायालय बनाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता वाला न्यायालय बनाता है? नहीं भैया, मूल अधिकारिता वाला न्यायालय आर्टिकल 131 बनाता है, ना कि 129। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को अवलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। देखिए अवलेख, हाँ, आर्टिकल 129 के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय को अवलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए अवलेख न्यायालय से मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसे हम समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर न्यायालय के द्वारा कोई भी लिया गया निर्णय भविष्य में किसी और केस में उसको उदाहरण के रूप में यूज किया जा सकता है, ये होता है अवलेख। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय लेता है तो उस निर्णय को भविष्य में कोई भी केस होगा तो उसमें उदाहरण के रूप में उसका यूज किया जा सकता है, ये आर्टिकल 129 कहता है। और इसी का मतलब है ये ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपील का सर्वोच्च न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है, तो ये है आर्टिकल 132 में। ठीक है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय किस में बनाया गया? आर्टिकल 32 के द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अभी मैंने इसको लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में है सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाहकार राय देने का प्रावधान है। यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मर्जी है भैया उसे सलाह को माने या ना माने। इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट की भी मर्जी है भैया राष्ट्रपति को सलाह दे या ना दे, ये आर्टिकल 143 में कहा गया है। अब बात आती है आर्टिकल 131 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ मौलिक अधिकार हैं, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको केवल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है, वो नीचे के हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जाते हैं। कौन कौन से केस होते हैं उसको देख लेते हैं। 3 प्रकार के मुकदमे इसमें रखे गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है केंद्र राज्य विवाद। ठीक है, केंद्र राज्य का विवाद हो जाता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही उसको सुलझाया जाएगा। एक होता है राज्य विवाद, अगर राज्य में विवाद हो जाता है तो उससे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो वाला केस। और एक होता है एक और केंद्र और कुछ राज्य हो जाए और दूसरी ओर कुछ राज्य के बीच विवाद हो जाए, ठीक है, तो फिर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है। तो इस तरह से 3 मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है 132 की। तो आर्टिकल 132 में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब इसका ये हो गया अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 132 के तहत कहा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पटियाला से, किराना से, ग्वालियर से या मेवाती से? देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, पंडित जसराज किससे संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, अब हम कुछ घराने देख लेते हैं। अभी तो पंडित जसराज का मेवाती घराने से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कल अभी आने वाले एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसे देखते हैं, जैसे किराना घराना, तो किराने घराने से संबंधित हैं अब्दुल करीम खान, अब्दुल वालिद खान जो कि संस्थापक हैं, इसके अलावा भीमसेन जोशी, गंगूबाई और नचिकेता शर्मा। ठीक है, याद रखेंगे किराना घराने से कौन कौन संबंधित है, फिर से बता लेते हैं। देखिए, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वालिद खान, भीमसेन जोशी, गंगूबाई और नचिकेता शर्मा ये किराने घराने से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जयपुर घराने की। जयपुर घराने से संबंधित हैं उस्ताद अलादिया खान जो कि संस्थापक हैं, इसके अलावा किशोरी अमोनकर, ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। अब बात आती है रायगढ़ घराना की। रायगढ़ घराना से हैं महाराजा चक्रधर, ये संस्थापक हैं। इसके अलावा दिल्ली घराने के हैं श्रीधर खान डाड़ी जो कि संस्थापक हैं। इसके अलावा उस्ताद इकबाल अहमद खान, ठीक है, ये दिल्ली घराने से संबंधित है। देखिए, आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पटियाला से संबंधित देखते हैं। पटियाला से मियां कल्लू जो कि संस्थापक हैं। इसके अलावा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद इकबाल अहमद खान और अजय परवीन, ये पटियाला घराने से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे पंजाब घराना। पंजाब घराना से अल्लाह बख्श ये संस्थापक हैं पंजाब घराने के। इसके अलावा मेवाती घराने की तरफ देखते हैं। मेवाती घराना जो कि दिल्ली, जयपुर और इंदौर में मशहूर है और ये पंडित जसराज इसके संस्थापक हैं। इसके अलावा हैं इसके मोतीराम और मनीराम। ठीक है, कौन कौन? मोतीराम और मनीराम।
अब बात आती है सेनिया घराना की। सेनिया घराना से हैं बिलास खान और नौबत खान, ये संस्थापक हैं बिलास खान नौबत खान सेनिया घराने के। इसके अलावा सेनिया घराने से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, अब बात आती है लास्ट है ग्वालियर घराना, और ग्वालियर घराने से संबंधित हैं नानथन खान, ये संस्थापक हैं ग्वालियर घराने के। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 इनमें से किससे संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे मौलिक अधिकारों के भाग हैं। ठीक है, इन ये मौलिक अधिकारों के भाग है। आपको बताना भैया कि 29-30 किससे संबंधित है। ठीक है, 29-30 जो है वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अभी आपको जैसे कि आपको पता है ये मौलिक अधिकारों के भाग है, तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को भाग हमारे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, याद रखेंगे। इनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है समानता का अधिकार, जो कि जिसका उल्लेख है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक है, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। फिर आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में शोषण के खिलाफ के अधिकार का उल्लेख है। इसके अलावा फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। इसके अलावा फिर आता है 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 29 और 30 में है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर एक आर्टिकल 31 था, 31 को हटा दिया गया है। अब बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 में रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें से 31 को हटा दिया गया है, 31 को हटा के आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमने इसमें जो करंट अफेयर ऐड करी है वो नई करंट अफेयर ऐड करी है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, नेमार ने, लियोनल मेसी ने, या फिर सुनील छेत्री ने? तो ये फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है लियोनल मेसी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनल मेसी। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? इनमें से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? दुर्बल मंडल, समताप सीमा, क्षोभ मंडल, या फिर स्थल मंडल? देखिए, दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से रिलेटेड जो भी घटनाएं वगैरह होती हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, मैंने लिख भी दिया है। क्षोभ मंडल में ही होती है मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बादल है, बादल वगैरह होते हैं, बारिश वगैरह होती है, ओस कोहरा, ये सब क्षोभ मंडल से होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, या भारत? देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी जो करने वाला है वो इंग्लैंड करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आपके पास 4 राज्य हैं और आपको बताना है इनमें से किसकी साक्षरता दर सबसे कम है। केरल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम। देखिए, वैसे तो सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार है। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की है। लेकिन हमें ऑप्शन में से चेक करना है, तो ऑप्शन में जो है वो त्रिपुरा की साक्षरता दर सबसे कम है। किसकी साक्षरता दर सबसे कम है? त्रिपुरा की। अब हम भारत की जनगणना 2011 के बारे में थोड़ा देखेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखिए, जनगणना के मुख्य तथ्य। देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले किसने करवाई थी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ये एक अनौपचारिक जनगणना थी। ठीक है, याद रखेंगे। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है। इसके अलावा पूरी तरह से औपचारिक जनगणना जो करवाई थी वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 में। किसने करवाई थी भैया? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पूरी तरह से जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, और प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। 1977 में प्रथम आर्थिक जनगणना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम 2011 की जनगणना से जुड़े हुए कुछ तथ्य देखते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी 121 करोड़ है।
जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसके अलावा 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.64% है। कितनी है? 17.64% है ये जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से लेकर 2011 के दौरान। भाई ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये आंकड़े पूछता है, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या जो कितनी है वो 68.8% है। 121 करोड़ कुल आबादी है, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। इसके अलावा नगरीय जनसंख्या है 31.2% नगरीय जनसंख्या है, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6 लाख है। और सबसे कम सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। सबसे अधिक साक्षरता दर की बारे में बात करेंगे तो केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है, लगभग 94% वहां का आदमी पढ़ा लिखा है, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, वहां पर 61.8% साक्षरता दर है, ठीक है, याद रखेंगे। अब भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं तो पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04% है, पूरे भारत की साक्षरता दर, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इस भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी हो गई? 65.46% भारत में महिला की साक्षरता दर है। और इस भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितनी हो गई? 82.14% पुरुष साक्षर है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, महिला के पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें से पूरे भारत में केवल महिलाओं की देखी जाए तो 65.46% है। और भारत में पुरुष साक्षरता दर देखी जाए तो 82.14% है, ठीक है, याद रखेंगे। अब सबसे कम साक्षरता वाला जिला देखते हैं तो वो अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला देखते हैं तो वो एर्नाकुलम है, जो कि केरल का है, ठीक है, याद रखेंगे। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने है, मुंबई में है, जो कि थाने, वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है ये। वहां की जनसंख्या 1.1 करोड़ है, अकेले एक जिले की। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग, अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या का घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ये भारत की जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला जिला राज्य कौन सा है? बिहार है सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1102 लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक घनत्व बिहार का, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, याद रखेंगे। अब 2001 से लेकर 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 1.64% भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। और ठीक है, कितनी है? 1.64% है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 7.1% भारत की अशोधित मृत्यु दर है। अशोधित मृत्यु दर से मतलब हो जाता है एक वर्ष के अंदर 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या कितनी है? 7.1% है। इसी तरह से अशोधित जन्म दर की बात करेंगे तो 1000 लोगों पर जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है? 21.8% भारत की अशोधित जन्म दर है। और 7.1% भारत की अशोधित मृत्यु दर है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, एक ना एक तो बनेगा ही। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? देखिए, किस राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है? जो राज्य समुद्र के पास में होगा वहां पर दिन और रात के तापमान में कोई कम से कम अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना होगा तो ये इसमें से कौन सा राज्य है जो कि समुद्र के पास में है। राजस्थान समुद्र के पास में नहीं है, बिहार नहीं है, केरल है, और पंजाब नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, ठीक है। जो राज्य समुद्र के पास में होगा वहां पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में। काफी अधिक इंपोर्टेंट है भैया बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। और ये बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु को और भी मंदिर देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो बृहदेश्वर मंदिर है जो कि राजा राज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। एक है मीनाक्षी मंदिर जो कि शिव और पार्वती का मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, इसका निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था। एक है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो कि लक्ष्मी देवी का मंदिर है, इनका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था।
अच्छा, इसके अलावा एक है महाबलीपुरम मंदिर। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे, ये तमिलनाडु के मंदिर हैं। ठीक है। अच्छा, एक एक हो जाता है गंगकोंड चोलपुरम मंदिर। कौन सा? गंगकोंड चोलपुरम मंदिर। इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये सारे मंदिर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है। अब हम देख लेते हैं केरल के, देखेंगे कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश के देखते हैं। पहले हम केरल के देखेंगे। देखिए, केरल के होते हैं अट्टकल भगवती मंदिर। केरल के मंदिर का नाम क्या है? अट्टकल भगवती मंदिर। ठीक है। एक है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, जो कि मार्तंड वर्मा के द्वारा बनवाया गया है। एक है सबरीमाला मंदिर। कौन सा मंदिर? सबरीमाला मंदिर। और एक लास्ट है वडकुनाथन मंदिर। कौन सा? वडकुनाथन मंदिर। तो ये केरल के 4 मंदिर हो गए। आपको ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, वैसे मंदिर तो काफी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब बात आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में है विट्ठल मंदिर, एक है होयसलेश्वर मंदिर, और एक है महाबलेश्वर मंदिर। कौन कौन से? विट्ठल, होयसलेश्वर और महाबलेश्वर मंदिर, और एक है केदारेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, ये कर्नाटक के मंदिर हो गए। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के मंदिर के बारे में देखेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश में है वीरभद्र मंदिर। कौन सा? वीरभद्र मंदिर। और एक है भामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर। ठीक है। और एक है भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। ये श्री कृष्ण देवराय का देवराय के मंदिर है, इन्होंने बनवाया है इसका ये वाला मंदिर। कौन सा? भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है। और एक है अहोबिलम मंदिर, जो कि चालुक्य वंश का मंदिर है, अहोबिलम मंदिर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मंदिर है। कौन कौन से? वीरभद्र, भामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर और अहोबिलम मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? मनप्रीत सिंह को, अशोक कुमार को, शमशेर सिंह को, या फिर नीलकंठ को? ठीक है, इसका सही जवाब होगा अशोक कुमार को। ठीक है, किसको मिला? अशोक कुमार को मिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण और चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है? इनमें से कौन सा अभिनय इनसे संबंधित है? वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय, या फिर अंगिका अभिनय? ठीक है, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आहार्य अभिनय। वेशभूषा, आभूषण और चेहरे की बनावट से संबंधित है। देखिए, अभिनय के 4 अंग होते हैं, ये चारों अंग आपको दे रखे हैं। ठीक है, अभिनय के 4 अंग होते हैं, चारों के चारों दे रखे हैं। सबसे पहले वाचिक अभिनय के बारे में बात करेंगे। इसमें उक्ति प्रत्युक्ति की यथावत अनुकृति होती है, यानी कि इसमें प्रश्नोत्तरी होती है वाचिक अभिनय में। ठीक है। अब हम देखते हैं सात्विक अभिनय के बारे में। देखिए, सात्विक अभिनय, इसमें भावों का यथावत प्रदर्शन किया जाता है, भावों का। ठीक है, सात्विक अभिनय में। ठीक है, इसके बाद आता है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय में भाव प्रदर्शन के लिए हाथ, पैर, नेत्र, भौं और मुख मस्तक आदि की विविध चेष्टाओं की अनुकृति की जाती है। ठीक है, भाव को प्रदर्शन के लिए, इसके भाव के प्रदर्शन के लिए हाथ, पैर, नेत्र, भौहें, मुख मस्तक की चेष्टाओं की अनुकृति की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है किसकी? आहार्य अभिनय की। आहार अभिनय में वेशभूषा, चेहरे की बनावट होती है आहार अभिनय में। तो ये अभिनय के 4 अंग होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन, यानी कि भाद्रव, अगस्त, सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है? यानी कि इसने हमसे पूछा भैया कि नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, आपको बस ये बताना है। देखिए, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बताइए भैया। ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, उड़ीसा में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, इसे देख लेते हैं। उड़ीसा में मनाए जाते हैं नुआखाई फेस्टिवल, धानु यात्रा, राजा परवा। इसके अलावा है बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव और है मिट्टी कला महोत्सव। ये उड़ीसा के त्योहार हो गए। कौन कौन से? नुआखाई फेस्टिवल, धानु यात्रा, राजा परवा, बलि यात्रा, कोणार्क महोत्सव और मिट्टी कला महोत्सव। अब हम देखते हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु का एक त्योहार काफी फेमस है, पोंगल त्योहार। कौन सा? पोंगल त्योहार। ये 4 दिन मनाया जाता है। अच्छा, कुछ 4 दिन मनाया था, चारों दिन के अलग अलग नाम है। सबसे पहले दिन भेंगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल, फिर मट्टू पोंगल, फिर कन्या पोंगल। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा है जल्लीकट्टू, चित्राथी और थाईपुसम। ये तमिलनाडु के त्योहार है। कौन कौन से? पोंगल, जल्लीकट्टू, चित्राथी और थाईपुसम। हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के। देखिए, पश्चिम बंगाल के देखेंगे। पश्चिम बंगाल के हैं दुर्गा पूजा, गंगा सागर उत्सव और जगधात्री पूजा। कौन कौन से? दुर्गा पूजा, गंगा सागर उत्सव, जगधात्री पूजा और हैं डोल उत्सव, कोयला उत्सव और तीस्ता चाय महोत्सव। ये पश्चिम बंगाल के कुछ त्योहार हैं। कौन कौन से? दुर्गा पूजा काफी अधिक फेमस है, गंगा सागर उत्सव, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव, कोयला और तीस्ता चाय महोत्सव। हम देखते हैं मेघालय के। मेघालय के हैं
वांगला नोंगक्रेम और है बेहदी नखलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव। मेघालय कौन कौन से? वांगला नोंगक्रेम, बेहदी नखलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ईडन्स गार्डन, वानखेड़े, फिरोजशाह कोटला या फिर डी वाई पाटिल स्टेडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम। आपको बताना भैया, कमेंट में बताना कि 2023 का फाइनल मैच को कौन जीता और इसकी उप विजेता टीम कौन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? भैया मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस ने, विनायक सावरकर ने, प्रेमनाथ ढींगरा ने या फिर चापेकर बंधुओं ने? देखिए, मित्र मेला की शुरुआत करी थी विनायक सावरकर ने। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? विनायक सावरकर। ठीक है, देखिए मित्र मेला ही आगे चलकर अभिनव भारत बना। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है भैया, मित्र मेला का भी आया है क्वेश्चन और अभिनव भारत का भी आया है। ठीक है, तो मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? विनायक सावरकर ने, और इसी तरह से अभिनव भारत की भी स्थापना भी विनायक सावरकर ने ही की थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अब आते भूपेंद्र नाथ बोस और वरिंद्र कुमार घोष। भूपेंद्र नाथ बोस ने वरिंद्र कुमार घोष के साथ मिलकर युगांतर समाज की स्थापना की थी, और प्रेमनाथ ढींगरा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, प्रेमनाथ ढींगरा ने, और चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे, चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी, प्रेमनाथ ढींगरा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? भैया ये 4 नाम आपके पास है और आपको बताना है कि किसको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन, दुर्गा मोहन दास, बिपिन चंद्र पाल या फिर सतीश रंजन दास। देखिए, देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? इनमें से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे, माई मैनी टिस्टस विद गॉड या और है आई एम नो मसीहा। तो भैया इनमें से कौन है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, तो अनब्रेकेबल किसकी है? तो अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की है। ठीक है, इसके अलावा माई मैनी ट्विस्टर्स ऑफ गॉड किसकी है? तो माई मैनी ट्विस्टर्स ऑफ गॉड वो है पीवी रघुनाथन की। इसकी पीवी रघुनाथन की है माई मैनी ट्विस्टर्स विद गॉड। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा है हमारे पास आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा किसकी है? सोनू सूद और मीना अय्यर की है आई एम नो मसीहा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे है हमारे पास 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? मुंबई, कानपुर, इंदौर या बर्नीहाट। देखिए, बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर था और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर है, और भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? ऐसी कौन सी चीज है जो सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी बंदों की बिक्री, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय, या फिर नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व, या फिर ऑप्शन डी है विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान। देखिए, हमारे पास 2 प्राप्ति होती है, पूंजी प्राप्ति होती है, एक राजस्व प्राप्ति होती है। ये इनमें से इसने पूछा हमसे पूंजी प्राप्ति कौन सी होती है। आपको पता होना चाहिए भैया पूंजी प्राप्ति क्या होती है। देखिए, पूंजी प्राप्ति वो होती है जिसमें सरकार को पैसा वापस करना पड़े, वो पूंजी प्राप्ति में आती है। जैसे कि अगर सरकार किसी से लोन लेती है तो वो पैसा सरकार को वापस करना पड़ता है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण होता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन को समझते हैं। देखिए, ऑप्शन बी है हमारे पास, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से प्राप्त आय। जब सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से जो सरकार को पैसा मिलेगा वो सरकार क्यों वापस करेगी? वो सरकार वापस नहीं करेगी, वो तो उसका पैसा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, बी तो होगा नहीं। अच्छा, ऑप्शन सी चेक करते हैं, नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व। जब हमसे सरकार टैक्स लेती है तो क्या वो पैसा वापस कर देती है? वो भी पैसा वापस नहीं करती है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन डी देखते हैं, विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान। जब सरकार को कोई अनुदान वगैरह मिलता है तो वो अनुदान को वापस नहीं किया जाता, ऋण को वापस किया जाता है, अनुदान को वापस नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी सी डी तो कट गए।
और ऑप्शन ए देखते हैं, सरकारी बंदों की बिक्री। हाँ, सरकारी बंदों की बिक्री, सरकार को पैसा वापस, सरकारी बंदों की बिक्री करके जो सरकार को पैसा मिलता है वो पैसा सरकार को वापस करना पड़ता है। आप कहेंगे भैया ऐसे कि सरकारी बंद होता क्या है? देखिए, सरकारी बंद कुछ नहीं, एक पेपर होता है। देखिए, जब आपके पास कोई पैसा वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो आप बैंक में जाते हैं और आप बैंक वाले से कहते हैं ये लो हमारा पैसा, और हम कुछ समय के बाद पैसे ले लेंगे। तो सरकारी तो बैंक वाला क्या करता है, आपको एक पेपर दे देता है, तो उस पेपर को सरकारी बॉन्ड कहते हैं। मतलब बॉन्ड होता है वो पेपर। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप उस बॉन्ड पेपर को लेकर जाते हैं, वो पकड़ाते हैं, और वो आपका जितना आपने पैसा दिया था वो आपको पैसा वापस कर देता है, और उस पर कुछ ब्याज भी लगा देता है। तो उसको बोलते हैं सरकारी बॉन्ड। तो वो पैसा वापस मिल गया ना आपको, आपने पैसा दिया, सरकारी बॉन्ड खरीदा, जब आपको जरूरत हुई तो आपने वो सरकारी बॉन्ड से आपको आपको अपना पैसा वापस मिल गया। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जब सरकार को पैसा वापस करना पड़े वो पूंजी प्राप्ति होती है, और ऑप्शन ए सरकारी बंदों की बिक्री में जो सरकार को पैसा मिलता है उसको सरकार को वापस करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें।